क्या आपको याद है दोस्तों कि पहली बार आप कहां घूमने गए थे? पहली बार आपको किससे प्यार हुआ था? पहली बार आपने कौन सी फिल्म देखी थी? पहली बार जीवन में आप किस मंदिर में जाकर आपने पूजा की थी? पहली बार आपने 15 अगस्त कहां मनाया था? आपको सब कुछ याद होगा, क्योंकि जो बात पहली पहली बार होती है ना, वो इंसान भूलता नहीं है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जो पहली पहली बार वाली अनुभूति है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार हो रही है? जी हाँ, जब मैंने गूगल में ना पहली बार जम्मू कश्मीर लिखकर सर्च किया तो दर्जनों ऐसी खबरें, बहुत सारी, हो सकता है सैकड़ों में हो, और मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, पहली बार इस तरह मनाया गया आज़ादी का जश्न, पहली बार 33 साल में निकला मुहर्रम का जुलूस, पहली बार इंटरनेट बंद नहीं हुआ, पहली बार मिला विदेशी निवेश, पहली बार सिनेमा हॉल हाउसफुल, पहली बार लिथियम का भंडार, जब सुरक्षा होती है तभी ढूंढा जा सकता है, पहली बार G20 की बैठक, पहली बार आतंकी के घर चला बुलडोजर, पहली बार महिला पुलिस कांस्टेबल रात में करेंगी ड्यूटी, पहली बार शारदा पीठ में दीपावली के दिए जले, पहली बार भैरव मंदिर के पुनर्निर्माण की बात, पहली बार गणेश मंदिर में दी घंटियों की आवाज, बहुत सारी चीजें दोस्तों, बहुत सारी खबरें। 75 वर्ष बाद पहली बार लाल चौक पर सनातन का जय घोष। मगर जानते हैं, ये कहानी मैं नहीं बताने जा रहा आज, ये पहली बार वाला दस्तावेज नहीं लेके आया हूं, बल्कि ये जो पहली बार चीजें घट रही है ना, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस देश की सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म करने का पहली बार साहस दिखाया है, और तभी ये चीजें हो रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं, उसी आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और अगर आप इससे दूर हैं, ये आपने नहीं देखा है, तो यकीन मानिए आप उस ऐतिहासिक दस्तावेज से दूर हैं जिस सोच के आधार पर आर्टिकल 370 आज भी इस देश में बना हुआ था। एक अस्थायी आर्टिकल कैसे स्थायी आर्टिकल बन गया, वो समझना हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को समझना पड़ेगा, और आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 को लेकर जो बहस हो रही है, उसे हटाने के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे हैं, उसकी चर्चा करूंगा। अब तक आपने टेलीविजन न्यूज चैनलों में बहस होती देखी होगी, बहुत सारी बहसें देखते हैं आप, हम भी देखते हैं, लेकिन उस बहस की सोच होती क्या है, उसमें लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम काम कैसे करता है, ये अगर समझना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट की भी बहस देखनी होगी। वहां पर भी इसी तरह की बहस हो रही है। और जानते हैं, आर्टिकल 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को लगाया गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, गोपाल सुब्रमण्यम, इतने बड़े बड़े वकील, आप सोच लीजिए, सिर्फ इसलिए कि आर्टिकल 370 को जो खत्म किया गया है उसके खिलाफ ये पैरवी करें। और मैं कुछ वकीलों के बारे में बताता हूं। राजीव धवन ऐसे सीनियर वकील हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने के लिए अपनी दलील में कहा था कि बाबरी मस्जिद के पहले वहां कोई मंदिर नहीं था। और उसी तरीके से कपिल सिब्बल के बारे में भी आपको बता दूं कि ये वही सीनियर वकील हैं जो श्री राम मंदिर पर सुनवाई जल्द न होने देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते थे। अब जो ऐसे वकील हो दोस्तों, जो पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उसकी सोच पर आधारित काम हो रहा हो, और ये वकील जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 का विरोध करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं, भविष्य के लिए कौन सा नजीर पेश कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़े तर्क आपके सामने रखता हूं। कपिल सिब्बल का एक तर्क देता हूं आपको। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने का अधिकार देश की संसद के पास नहीं है,
क्योंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने 1957 के बाद यह अधिकार किसी को नहीं दिया। बड़े ध्यान से सुनिए, अगर यह आर्टिकल हटाना भी है तो जम्मू कश्मीर में जनमत के बाद ही हटाया जा सकता है। और इसमें विशेष तौर पर वो ब्रेक्सिट का जिक्र करते हैं। अब ब्रेक्सिट क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। आपके मन में ये सवाल उभरेगा कि ब्रेक्सिट क्या है, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। दरअसल ब्रिटेन में इस बात को लेकर मतभेद पैदा हो गया कि यूरोपियन यूनियन में रहना है या नहीं। अब यूरोपियन यूनियन क्या है ये भी समझ लीजिए। यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 देशों का एक समूह है जो आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में काम करता है। ये एक साथ मिलकर एक ताकतवर समूह के रूप में कार्य करते हैं। इसमें अधिकतर देश एक ही मुद्रा यूरो का इस्तेमाल करते हैं। मगर ये बात समझ लीजिए कि ये सभी संप्रभु देश हैं, किसी ने अपनी संप्रभुता सरेंडर नहीं की है। और जब मैं यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो ये भी समझ लीजिए कि ब्रिटेन भी इसका एक पार्ट था। फिर क्या था, ब्रिटेन के लोगों में इस बात को लेकर मतभेद पैदा हो गया कि यूरोपियन यूनियन में रहना है या नहीं रहना है। फिर इसका फैसला करने के लिए एक जनमत संग्रह करवाया गया। 2016 में यह करवाया गया और इसमें नागरिकों से यह सवाल पूछा गया कि आप यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। और यूरोपियन यूनियन, ये बात समझ लीजिए कि सबसे बड़ा व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र था जिसका ब्रिटेन खुद ही संस्थापक सदस्य था। लेकिन इस जनमत संग्रह में क्या हुआ आपको पता है? जनमत संग्रह जो ब्रिटेन में हुआ उसका ये फैसला लिया गया कि यूरोपियन यूनियन से हट जाना है और 31 जनवरी 2020 तक की तारीख तय कर दी गई। और इसे ही ब्रेक्सिट कहते हैं। ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन प्लस एग्जिट, इन दोनों को मिला करके ब्रेक्सिट बना है, जिसका अर्थ है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकालना। अब वापस मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में लेकर आता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर बहस करते हुए कपिल सिब्बल ने इसी ब्रेक्सिट की वकालत की, यानी आर्टिकल 370 हटाने के लिए जनमत संग्रह कराने की मांग। और याद रखिए, इसी जनमत संग्रह को कराने की बात नेहरू ने की थी। जी हां, आप बड़े ध्यान से सुनिए, ये वही सोच है जिसे कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में रख रहे हैं। नेहरू ने भी इसी की वकालत की थी। अब कपिल सिब्बल के इस तर्क पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ब्रेक्सिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं है। यानी एक ऐसा ऐतिहासिक सोच, एक ऐसी सोच जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। अब आगे और बढ़िए। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि संसद ने जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के प्रावधान को एक तरफा बदलने के लिए अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी। इस अदालत को यह तय करना होगा कि क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को ही आर्टिकल 370 को निरस्त करने या संशोधित करने का अधिकार था। चूंकि संविधान सभा का कार्यकाल 1952 से 1957 तक था, इसलिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 370 अस्थाई है, वह अस्थाई नहीं है। सुन रहे हैं ना क्या तर्क दे रहे हैं कि जो संविधान में आर्टिकल लिखा है, जो अस्थाई लिखा गया है, उसको बोल रहे हैं कि यह अस्थाई है। अब आगे बढ़िए, CJI ने क्या कहा ये भी देखिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कपिल सिब्बल मान रहे हैं कि आर्टिकल 370 भी संविधान के डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की तरह है, जो संसद की शक्तियों के परे है। यानी सुप्रीम कोर्ट के सवाल को भी बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि यदि ऐसा था तो 1957 के बाद कैसे तमाम तरह के संवैधानिक संशोधन संसद से पारित होकर जम्मू कश्मीर में लागू किए गए हैं। इसलिए राष्ट्रपति और संसद के अधिकार क्षेत्र में आर्टिकल 370 भी आता है। अब इसके बाद आपको
कपिल सिब्बल का तर्क देखना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों, बड़ा गंभीर विषय है। अगर इस विषय को नहीं समझेंगे तो आप बहुत बड़ी ऐतिहासिक सोच से दूर हो जाएंगे। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बार बार आर्टिकल 370 को स्थायी बताने का प्रयास कर रहे थे, यानी वह कांग्रेस की उस सोच को आगे बढ़ा रहे थे जो संविधान की आत्मा के विपरीत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही कहा कि जो आर्टिकल संविधान में अस्थायी है वह कैसे स्थायी बन सकता है। आप समझ रहे हैं ना, ये तर्क वितर्क और सुप्रीम कोर्ट की बात ये बड़ा गंभीर है। तब आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 370 आज तक क्यों बना रहा। और आखिर में अब आप देखिए कपिल सिब्बल के इस तर्क को। कपिल सिब्बल ने सरकार की राजनीतिक मंशा को लेकर दलील दी और कहा कि बिना किसी से बातचीत किए अचानक एक दिन संसद में सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, कोई परामर्श नहीं हुआ। राज्य के राज्यपाल और संसद ने एक सुबह ऐसा करने का फैसला किया और 370 को खारिज कर दिया। कहां पहुंच गई बातचीत, कहां पहुंच गया तर्क, आप समझ पाए ना। लेकिन अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 370 के संवैधानिक सवालों का ही जवाब दे सकते हैं। यह कोर्ट सरकार की मंशा पर सवाल उठाने या जवाब देने का अधिकार नहीं रखती है। अब एक और महत्वपूर्ण तर्क, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन, उनकी याचिका पर जो दी गई वो आपको बताता हूं। उनकी याचिका पर बहस करते हुए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पूरी बहस में ये बताने का प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के 1957 में खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 एक स्थायी प्रावधान बन चुका था और इसे हटाने के लिए अपनाया गया तरीका असंवैधानिक था। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या 370 को हटाने का कोई तरीका नहीं है, उस स्थिति में भी जब राज्य के सभी लोग इसे हटाना चाहते हों। तर्क आप सुन रहे हैं ना। और सुप्रीम कोर्ट का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, सिर्फ समझिए देखिए। और ये जो सुनवाई हो रही है ना इस मामले की, कौन कौन कर रहा है फिर से आपको बताता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कर रही है। दुष्यंत दवे ने भी, ये भी एक सीनियर वकील है, उन्होंने दलील दी कि आर्टिकल 370 को आर्टिकल 370(3) का इस्तेमाल करके खत्म नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद एक केस का हवाला देते हैं कि 1960 के द बेरूबारी यूनियन के मुकदमे में दिए फैसले को आधार बनाते हुए ये तर्क दिया कि अनुच्छेद 3 के जरिए मिली शक्ति के प्रयोग से हर चीज को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति शासन का उपयोग करना संवैधानिक सुरक्षा उपायों का मजाक है। अब देखिए दोस्तों, आप कोर्ट में जो जिरह होती है ना वो कोर्ट की तो कोर्ट जैसी होती है, लेकिन ये जो है ना ये बड़ा गंभीर है। आपको हो सकता है कहीं आपको लगे कि बहुत सीरियस हो गया, लेकिन ये वाकई में बहुत सीरियस है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब देता है ना तब आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी चर्चा हो रही थी। क्योंकि अब आप देखिए इस पर सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि अगर आर्टिकल 370 अपनी उम्र पूरी कर चुका था तो 1957 में राज्य की संविधान सभा भंग होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स क्यों लागू किए जाते रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि इसका मतलब है कि 370 अस्तित्व में बना हुआ था, संवैधानिक संशोधन भी होते रहे जो 2019 तक होते रहे। उन्होंने पूछा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 370 एक का अस्तित्व में बना हुआ था तो आप ये नहीं कह सकते कि 370(3) का वजूद खत्म हो चुका था। या तो सभी चीजें एक साथ वजूद में रहेंगी या फिर एक साथ खत्म होंगी। समझ रहे हैं, मतलब अपनी सहूलियत के लिए आप बोलेंगे नहीं नहीं ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये नहीं चल रहा था। एक वही 370 आर्टिकल का एक बोल रहे हैं खत्म हो गया और एक बोल रहे नहीं चलता रहेगा, क्यों? आपकी सुविधा थी। तो यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी उठाया। अब देखिए दुष्यंत दवे ने क्या कहा। दुष्यंत दवे ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के नजरिए से अस्थायी था, लेकिन भारत के नजरिए से
यह स्थायी था। देख रहे हैं अस्थाई स्थायी वाला फिर वो चैप्टर यहां आकर खुल जाता है। आर्टिकल 370 के स्थायी और अस्थायी स्वरूप पर बहस करते हुए एक और सीनियर वकील राजीव धवन, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के तहत अपनी इंटरनल सॉवरेनिटी भारत को नहीं सौंपी थी। जम्मू कश्मीर के महाराजा ने केवल एक्सटर्नल सॉवरेनिटी भारत को सौंपी थी। बाप रे बाप, कैसी चर्चा हो रही है। मतलब एक लेमैन की भाषा में, हमें तो नहीं पता, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो आंतरिक संप्रभुता है वो नहीं सौंपी थी। तो क्या जम्मू कश्मीर एक सॉवरेन पार्ट है? आप सोचिए बड़े ध्यान से। यहाँ तो अमेरिका वाला सिस्टम नहीं है कि 50 राज्य मिलकर और 50 राज्यों का अपना भी अस्तित्व है। ये तो बिल्कुल भारत का हिस्सा है जो हम जानते थे। लेकिन आगे बढ़िए। 17 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि संविधान किसी भी परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के स्वरूप बदलने पर रोक नहीं लगाता है। अब मैं आपको 18 अगस्त की एक और चीज दिखा देता हूं। बहस के दौरान दवे ने, जो दुष्यंत दवे हैं, उन्होंने अपनी अपील में 2019 के भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का भी उल्लेख किया, जिसमें प्रावधान था कि यदि मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया तो वह अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देंगे। और दवे दलील क्या देते हैं कि ये जो चुनाव घोषणा पत्र है वो संवैधानिक योजना के विपरीत नहीं हो सकते हैं। आप देखिए ना, पूरा हिस्सा मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो आर्टिकल 370 को हटाने के मामले में सरकार की मंशा या विवेक की समीक्षा नहीं करेगी, बल्कि इस बात की जांच करेगी कि सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया या नहीं किया। तो साथियों, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान को अपने हाथ में लिया था, वह आज सबसे बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि नेहरू पाकिस्तान की साजिशों का जवाब देने से अधिक अपने मूल्यों और आदर्शों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने इतिहास के पन्नों में अपने आदर्श और उसूलों को तो बचा लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर की लाखों जनता उन आदर्शों के तले दब गई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर ने अपने आप को उन आदर्शों से मुक्त कर दिया जिसके नीचे वह बदहाल हो चुका था। उस बदहाली के अंत की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन मैं एक बात तो आपको जरूर कहूंगा दोस्तों, जब ये सारी बहस, सारे विवाद, सारे विमर्श आप सुन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम तरह के तर्क वितर्क सुन रहे हैं, तब आपके मन में ये जरूर सवाल उठता होगा कि जब जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर को हिंदुओं से विहीन किया जा रहा था, तब ये लोग कहाँ थे? ये याचिकाकर्ता कहाँ थे? ये बड़े बड़े लोग कहाँ थे? ये संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग कहाँ थे? वो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कहाँ था? उन्होंने क्यों नहीं इतने बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक खड़ा नहीं किया? तो कुल मिलाकर तो यही कहूँगा कि जब देश में सुरक्षा का भाव होता है ना कहीं पर भी, तो ये सारे विमर्श भी होते हैं, सारी चीज़ें, संवाद होता है, और उन्हीं लोगों को कटघरे में भी खड़ा करने का प्रयास होता है जिन्होंने इस सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया है। वरना आपको भी पता है कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अतीक अहमद के मामले की सुनवाई करने से 10 जस्टिस अलग हो गए थे, सुनवाई नहीं किया था। और ये वही जम्मू कश्मीर है जहां जस्टिस की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। और तब इन परिस्थितियों को याद करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो जिरह चल रही है, सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।